हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है चैनल में। आज देखिए लेके आए हैं आपके इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस साइंस के एमसीक्यू। इसके पहले हम जीके जीएस के लाए थे आपके सीरीज 1 से लेकर 6 तक। अभी हम साइंस का आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ला रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको और 4 ऑप्शन दी जाएगी। इससे क्या होंगे, अपने सभी को अपने कॉपी निकाल लीजिए। आप अपने आप में टेस्ट कर सकते हैं कि 30 क्वेश्चन में कितने आपके आंसर जो है ऑप्शन को सही कर पाते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट, जितने भी क्वेश्चन है वो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको यहाँ पे साइंस एमसीक्यू मतलब कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के मिलेंगे, केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के तीनों को मिला के क्वेश्चन दिया गया है। तो कह दिया गया है यहाँ पे साइंस एमसीक्यू, जो कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी का कोई परीक्षा हो, 10th लेवल, 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल का, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, या आपका बैंकिंग हो, झारखंड का कोई एग्जाम हो, बिहार का कोई एग्जाम हो, कहीं न कहीं साइंस से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। नंबर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एसआई के मूल मात्रक की संख्या है। बताना है कि एसआई का जो मूल मात्रक है उसकी नंबर ऑफ जो है संख्या कितनी है। ए है ऑप्शन 6, बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 10। आपको टाइम मिलेगा हर क्वेश्चन में 5 से लेकर 10 सेकेंड, और उसका आंसर आपको सही करके हमको बताना है। चलिए बताते हैं। एसआई की मूल मात्रक संख्या कुल मिला के 7 है, मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बात होती है कि यहाँ पे 7 मूल मात्रक वो कौन कौन है। सबसे पहला आपको किलोग्राम, सेकेंड है मीटर, थर्ड है आपका सेकेंड, फोर्थ है आपका एम्पियर, फिफ्थ है आपका केल्विन, छठा है आपका कैंडेला, और सेवेंथ नंबर में आ जाएगा आपका मोल। तो ये कुल मिला के 7 आपका क्या है, एसआई के मूल मात्रक हैं। आइए फिर से आपको रिपीट कर देते हैं, एसआई के मूल मात्रक वो 7 कौन कौन है। पहला किलोग्राम, सेकेंड आपका मीटर, थर्ड हो गया आपका सेकेंड, फोर्थ हो गया आपका एम्पियर, फिफ्थ हो गया आपका मोल, सिक्स्थ हो गया कैंडेला, और नंबर सेवेंथ है आपका क्या चीज, कैल्विन। तो ये आपको याद रखना है 7 मूल मात्रक संख्या जो कौन कौन होते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कहता है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति लागू कब की गई थी। जो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति होता है, इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है ना, इसको लागू कब से की गई थी, मतलब उस वर्ष का नाम बताना है। ए है 1965, बी है 1966, सी 1967 एंड डी 1968। बताइए, आपको टाइम मिलता है 5 to 10 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है कि मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति इंटरनेशनल सिस्टम लागू कब से की गई थी। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे फ्रेंड्स, एक लाइक करके और वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। अगर लास्ट तक देखिएगा 30 क्वेश्चन में आपको क्या है, जो क्वेश्चन नहीं आता है वही तरीके से आपको याद भी हो जाएगा, और आपका परीक्षा का तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं। और अधिक से अधिक लोगों को क्या करें, वीडियो को हमारा शेयर करें, ताकि और भी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके साइंस आने की, विज्ञान के बारे में। आइए बताते हैं, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति लागू 1967 से की गई थी, मीन्स आपका 2 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 की। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कितना अच्छा लगे, आप कितना क्वेश्चन का आंसर सही कर पाए, ताकि उससे हमको एक लाइक करने से एक मोटिवेट मिलता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल क्या होता है। बताना है। एक जल भरे बीकर, एक बीकर है, मान लीजिए ग्लास है, ठीक है। बर्फ का एक टुकड़ा, थोड़ा सा टुकड़ा है, थोड़ा सा टुकड़ा मान लीजिए हल्का सा है आपका, तैर रहा है, ठीक है। बर्फ के पिघलने, जब बर्फ पिघल जाएगा ना, तो बीकर में जो है जल का तल, मतलब पानी का जो तल हो क्या होगा, किस तरह का रहेगा। देखिए ऑप्शन समझ में आ जाएगा आपको कि ऑप्शन के अनुसार से आपका क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए ऊपर उठ जाता है, मतलब कि क्या, जल का तल आने की पानी का स्तर जो ऊपर उठ जाएगा। ऑप्शन बी नीचे गिर जाता है।
ऑप्शन सी पूर्ववत ऊपर उठेगा तत्पश्चात नीचे गिर जाएगा। एंड ऑप्शन डी है पूर्ववत पूर्ववत बना रहेगा, मतलब जितना पहले पानी था उतना बर्फ दिए हैं, क्या पूर्ववत बना रहेगा? तो बिल्कुल यहाँ पे आपका जो है बताना है, 5 सेकंड फिर टाइम मिलता है आपको। इसका सही आंसर क्या हो, जो जल भरे बीकर में है टुकड़ा क्या होगा, पिघलने पर बीकर जल का तल पर क्या असर पड़ेगा? देखिए पहले जैसा क्या है, ये पूर्ववत बना रहेगा मीन्स थर्ड का आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका करेक्ट आंसर होगा, कि जैसे आपका था वैसा ही बना रहेगा। इसमें आपका ए बी सी जो है रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ऊपर उठेगा पता नीचे तुरंत गिर जाएगा, ऐसा बात नहीं है। ये क्या है, जिस टाइप का था पूर्ववत, जो उस टाइप का पानी था, छोटा सा टुकड़ा अगर दिए गए, अगर बर्फ का देंगे तो कुछ तरह का आपको अंतर दिखाई नहीं पड़ेगा, वही का वही रहेगा। इसका मतलब क्या है, पूर्ववत बना रहेगा। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी पिंड का अधिकतम भार, किसी पिंड जो है ना उसका अधिकतम भार मीन्स मैक्सिमम वेट कहाँ पे होगा? ऑप्शन ए वायु में होगा, ऑप्शन बी जल में होगा, ऑप्शन सी हाइड्रोजन में होगा, एंड ऑप्शन डी निर्वात में होगा। बताना है फ्रेंड्स, किसी पिंड का अधिकतम भार मैक्सिमम वेट, ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी डी निर्वात। मतलब ये बताते हैं आंसर आपका, किसी पिंड का अधिकतम भार निर्वात में होगा मींस ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। जब भी बोल दे किसी पिंड का अधिकतम भार मैक्सिमम वेट, आपको बोलना है उसका आंसर निर्वात में होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? देखिए समुद्र में कोई वस्तु आपका डूब गया है, उसके बारे में पता लगाना है तो किस चीज का उपकरण को करना चाहिए? ऑप्शन ए रडार का, ऑप्शन बी सोनार, ऑप्शन सी कवासर, एंड ऑप्शन डी पल्सार। तो चार आपको ऑप्शन दिए, एक ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपका। बताना है कि समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु किस उपकरण का मीन्स किस इक्विपमेंट का प्रयोग करना चाहिए, ताकि उसकी जो डूबी हुई वस्तु है उसका हम पता लगा सकें। आइए बताते हैं, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, समुद्र डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु हमें जो है सोनार का उपकरण का प्रयोग करना चाहिए, उससे हम पता लगा सकते हैं कि अंदर क्या डूबी हुई वस्तु है। उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सोनार। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एसी को डीसी में परिवर्तन करने की युक्ति है। एसी मतलब क्या होता है, अल्टरनेट करंट, और डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट। जो उसको परिवर्तन मतलब होता है चेंज करना, तो युक्ति को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी रेक्टिफायर, ऑप्शन सी प्रेरण कुंडली, ऑप्शन डी डायनेमो। बताना है कि एसी को डीसी परिवर्तन करने की युक्ति क्या होगी। चलिए आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, और नहीं तो लास्टली आप 30 क्वेश्चन पूरा वीडियो को देखिए। आपको और भी इसके अंतर्गत कुछ डीपली क्वेश्चन जिसका आंसर हम बताया करेंगे, इसके मेरा एक्सप्लेनेशन को बढ़िया से सुनिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। चलिए बताइए, आइए बताते हैं हम, एसी को डीसी परिवर्तन करने की युक्ति को रेक्टिफायर कहा जाता है। मीन 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश संश्लेषण होता है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण को बोलते हैं इंग्लिश में
फोटोसिंथेसिस मतलब कि कब होता है? ऑप्शन ए रात्रि मतलब नाइट में, इन नाइट। ऑप्शन बी दिन में और रात्रि में मतलब इन डे एंड नाइट। ऑप्शन सी दिन में अथवा रात्रि में मतलब डे या तो रात में। एंड ऑप्शन डी है केवल दिन में। बताना है कि फोटोसिंथेसिस कब होता है, उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण कब होता है। बताइए इसका ए बी सी डी क्या आंसर सही आपको लगता है, इसके बारे में हमको आंसर बताइए। चलिए बताते हैं। प्रकाश संश्लेषण आपका दिन में और रात्रि में दोनों में होता है। मीन सेवेंथ का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा कि प्रकाश संश्लेषण दिन में और रात्रि में होता है। अब देखिए हरे पौधों में क्या होती है, होने वाली क्रिया होती है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जिसमें वो क्या करता है, अपना खाना को निर्माण करता है, खाना को बनाने का काम करता है। इस क्रिया जो होती है ना, वो प्रकाश की ऊर्जा को प्रदान करता है। प्रकाश मतलब लाइट को जो है एनर्जी देने का वो काम करता है। प्राकृतिक रूप से पौधे सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, किंतु समुद्रीय शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में यह क्रिया करते हैं तथा विद्युत प्रकाश में पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इस कारण से जो है प्रकाश संश्लेषण दिन में भी होता है और रात में भी होता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। वीडियो को शेयर अवश्य कर दें ताकि और भी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके बढ़िया तरीके से। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कुल मिला के आपको 30 क्वेश्चन करवाएंगे। साइंस एमसीक्यू का सीरीज नंबर फर्स्ट है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। भोजन की वर्ग जो होता है ना, प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, कब होती है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी प्रोटीन। विटामिन पता होगा आपको जो है, वसा मतलब हो गया आपका फैट, और सी है कार्बोहाइड्रेट और डी है आपका प्रोटीन। बताइए भोजन जब करते हैं प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक सबसे अधिक जो है आपको कैलोरी किस चीज में मिलता है? विटामिन में कि वसा यानी कि फैट में, कार्बोहाइड्रेट और डी प्रोटीन। चलिए सब सर्वाधिक मतलब होता सबसे अधिक कैलोरी मात्रा जो है भोजन में वो वसा से मिलती है। मिस कर सकते हैं इसको आप FAT फैट। फैट मतलब होता है वसा। अब देखिए भोजन के वर्ग में जो है ना वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे अधिक होती है, क्योंकि इसमें जो है ना ऑक्सीजन कम होने के कारण, ऑक्सीजन जो है कम होता है, इसके कारण ऑक्सीकरण मतलब कर सकते हैं ऑक्सीडेशन अधिक होता है। इसका जब क्वेश्चन पूछेगा आपको परीक्षा में फ्रेंड्स कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा अधिक होती है किसमें, तो आपका वसा में होती है। 8 का आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। दूध का जो अपेक्षित घनत्व है, घनत्व मतलब होता है डेंसिटी, वो ज्ञात किया जा सकता है किस तरीके से हम दूध का जो है उस घनत्व को प्राप्त कर सकते हैं, डेंसिटी कितना वो लेता है। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी ब्यूटीरोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर एंड ऑप्शन डी थर्मामीटर। बताइए दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है किसके द्वारा ज्ञात, लोगों को किया सकता है। चलिए बताते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैक्टोमीटर के द्वारा दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। मींस 9th का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। आइए कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए दूध का अपेक्षित जान लगे कि दूध की शुद्धता का मापन, अपेक्षित घनत्व मतलब दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर के द्वारा किया जा सकता है। अब देखिए एक वो था आपका जान लीजिए ब्यूटीरोमीटर। अब ब्यूटीरोमीटर जो है दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने का उपकरण है। जब वसा की मात्रा को मापना है तो उसके लिए ब्यूटीरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और अपेक्षित घनत्व या तो दूध की शुद्धता को मापना है,
उसके लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पीत क्रांति संबंधित है, मतलब बताना है कि पीत क्रांति जो है वो किस चीज से संबंधित है। ऑप्शन ए अनाज उत्पादन से, ऑप्शन बी तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन सी दूध उत्पादन से, ऑप्शन डी मत्स्य उत्पादन से। बताइएगा पीत क्रांति। चलिए बताते हैं, देखिए पीत क्रांति के संबंधित जो है वो आपका तिलहन उत्पादन संबंधित है। आपका पीत क्रांति संबंधित किससे है? तो आपका तिलहन उत्पादन से पीत क्रांति संबंधित है। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कहता है, वो ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। 11 है पलाश के फूलों से कौन सा रंग बनाया जाता है। देखिए पलाश का एक फूल होता है, ठीक है। पलाश का फूलों से कौन सा रंग बनाया जाता है? ऑप्शन ए आपका हरा रंग, ऑप्शन बी सफेद, ऑप्शन सी लाल एंड ऑप्शन डी आपका है पीला। बताइएगा फ्रेंड्स कि पलाश के फूलों से कौन सा रंग बनाया जाता है। आइए फ्रेंड देखते हैं पलाश के फूलों से कौन सा रंग बनाया जाता है। हरा रंग, सफेद, लाल, पीला। ये बताना था आपको कि पलाश के फूलों से कौन सा रंग बनाया जाता है। देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग बनाया जाता है। पलाश के फूलों से कौन सा रंग बनता है? तो वो लाल रंग बनता है। अब देखिए यहाँ पे झारखंड की जनजातियों स्वयं वस्त्र का निर्माण करते हैं। ये लाल रंग को पलाश के फूलों से प्राप्त करते हैं। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? साड़ी बनाने के लिए किया जाता है, और जो अन्य वस्त्र हैं जिसमें लाल चीज का होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है पलाश के फूलों में। तो कौन सा रंग बनता है? ध्यान दीजिएगा, पलाश के फूलों से लाल रंग बनता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, देखिएगा फ्रेंड्स, हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं। ऑप्शन ए गुणसूत्र, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी जीन, ऑप्शन डी केंद्रक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए बताते हैं कि सही इसका आंसर हो जाएगा आपका डीएनए। हमारे शरीर में आनुवंशिकता का इकाई जो यूनिट को डीएनए कहा जाता है। अब देखिएगा क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म मतलब बहुत ही कम संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारणा है एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, उसे क्या कहते हैं? जीन कहलाती है। और जीन की जो है शरीर में आवश्यकता की मूलभूत इकाई क्या होती है? उसे डीएनए कहा जाता है। देखिए बताइए इसका, देखिए आंसर सही क्या हो जाएगा। जीन जो है और आवश्यकता की मूलभूत इकाई, यहाँ देखिए डीएनए आपका नहीं होगा, सो कर लीजिएगा 12 का जो है आपका वो सही आंसर जो है यहाँ पे जीन हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर सी होगा।
हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को जीन कहते हैं। मीन्स 12th का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 आते हैं हमका साइंस का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। देखिए ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जो खट्टे फलों में पाया चर्म को स्वस्थ रखने में काम करता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। जब भी देखिए, जब भी आपका क्वेश्चन में आ जाता है खट्टे फलों के बारे में, तो समझ लेना है कि इसका आंसर जो है विटामिन सी होगा। खट्टे फल के बारे में बात अगर होगा तो विटामिन सी बोलेंगे, और चर्म को स्वस्थ रखने में भी काम करता है, तो उसका 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, 14th की ओर। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, क्या बताएं, देखिए मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। किसमें रहता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी तिल्ली, ऑप्शन डी उदर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए बताते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है आपका यकृत में। मीन्स आपका 14th का ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मानव शरीर में विटामिन ए संचित मतलब होता है जमा। वो कहाँ रहेगा? तो आपका रहता है यकृत में, क्योंकि विटामिन ए की काफी मात्रा में जो है वो संचित रहती है। देखिए यकृत मतलब होता है आपका, समझ लीजिए कि बोलते हैं इसको लीवर। लीवर क्या बोलते हैं? इसको यकृत कहते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए कहाँ रहता है हमारे? तो ये रहता है यकृत में रहता है, यकृत। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15। जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए लेके आ रहे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 15। गाय और भैंस के थनों में दूध, गाय और भैंस के थन में दूध होता है, जानते हैं आप लोग, उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? देखिए जब क्या होता है, कभी कभी दूध अगर नहीं दी जाती है गाय और भैंस के द्वारा ना, तो कब ये परिस्थिति आती कब है? ये परिस्थिति तब आती है जब उसके गाय का, हो सकता है कि बछड़ा या लेरू जो है उसका, ठीक है, गाय और भैंस का जो होता है बच्चा, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके एवज में उसको दूध चाहिए, तो क्या होता है, एक सुई लगाना पड़ता है। एक हार्मोन जो है, किस हार्मोन की सुई होती है, ताकि वो जो है थनों में दूध जो आ जाता है, फिर दूध क्या होते हैं, दुहा जाता है। तो बताना है ऑप्शन ए सोमेटोट्रोपिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी इंटरफेरोन एंड ऑप्शन डी इंसुलिन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए बताते हैं। आपको टाइम मिलता है हर क्वेश्चन में 5 से लेकर 10 सेकंड का, आपको इसका सही आंसर देने के लिए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। गाय और भैंस के, गाय को बोलते हैं काव, भैंस को बोलते हैं बफेलो, के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? उसे लगाई जाती है ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। मीन्स 15 का बी जो है आपका वो सही आंसर हो जाएगा। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। कुछ जान ले जाएंगे, दूधिये अपने गाय और भैंस के थनों से अधिक दूध उतारने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन, मतलब हो गया उसे कहेंगे आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन। इससे क्या दूध की मात्रा अधिक होती है और ज्यादा दूध जो है आ जाती है। के इंजेक्शन से सुई लगाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, तो आपका ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। स्त्रियों में भी यह जन्म, शिशु जन्म के बाद शिशु द्वारा उत्पादन के समय स्तनों की पेशियों को सिकुड़कर दूध उत्प्रेषण, मतलब मिल्क क्या है, बढ़ाने का कार्य किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा गाय और भैंस को थनों में कैसी लगेगी, तो आपका ऑक्सीटोसिन के द्वारा होती है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 है, ये भी आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है।
कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है? देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16 कितना बार परीक्षा में पूछा गया नहीं कह सकते, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी एड्रिनलिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। चलिए बताते हैं इसका सही उत्तर। देखिए क्या होगा। लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है, उसे कहते हैं एड्रेनलिन को कहा जाता है। लड़ो और उड़ो हार्मोन एड्रीनेलिन को कहा जाता है। देखिए, कहिए एड्रेनलिन या कहिएगा एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है, जिसके स्राव से हृदय गति में, हार्ट में जो है ना, स्पीड में वृद्धि होती, इंक्रीज होती है, और शरीर में क्या है, उत्तेजना का अनुभव होता है। इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति क्या है, खिन्न मन रहता है, मतलब मन उसका बेचैन लगेगा, परेशान लगेगा। ऐसे व्यक्तियों को कोकीन, एफेड्रिन इत्यादि औषधियों दी जाती है, जो कि अनुकंपित तंत्रिका तंतुओं को प्रेरित करने का काम करती है, जो कि संकट काल विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है। इस स्थिति में रुधिर दाब, बीपी यानी कि बोलते हैं ब्लड प्रेशर, तथा हृदय स्पंदन दर को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, बढ़ाने का काम करता है। लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रेनलिन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। इस प्रश्न को आप जरूर जरूर से क्या करें, बढ़िया से अपने कॉपी में लिख लें और याद भी कर लें। ये परीक्षा में बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का है, ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखिएगा। जब चींटियां काटती है, किसी मनुष्य को जब चींटियां काटती है, तो वे अंतःक्षेपित करती है, क्या चीज छोड़ देती है? जब चींटी किसी के शरीर में, बॉडी में डसती है ना, तो क्या छोड़ती है? किस प्रकार का वो अम्ल को छोड़ देती है? जब काटती है चींटी किसी के शरीर में, किसी के मनुष्य को शरीर में जब काटती है, तो क्या, कौन सा अम्ल को छोड़ती है वो? ऑप्शन ए ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, अम्ल मतलब होता है देखिए एसिड। ऑप्शन बी मैथनॉल। ऑप्शन सी फॉर्मिक अम्ल, आने की फॉर्मिक का कर सकते हैं आप एसिड भी। एंड ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल, आने कर सकते हैं ऑक्जेलिक एसिड। बताइए फ्रेंड्स, जब चींटियां काटती तो क्या अपने छोड़ देती है मनुष्य को जब काटती है तो? चलिए, जब चींटियां काटती है तो क्या है, बॉडी शरीर में फॉर्मिक अम्ल, आने की ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 17 का, फॉर्मिक अम्ल आने की फॉर्मिक एसिड को छोड़ देती है। ठीक है। अब देखिए, जिसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, शरीर में दर्द होता है। जब वो काटती है चींटी ना, शरीर में क्या हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है, तथा चुनचुनाहट का आभास होता है। कभी कभी क्या होता है कि चींटी काटने से लाल लाल क्या हो जाता है, गोल टाइप का फूल भी जाता है। तथा क्या है कि फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक होता है, मतलब कह सकते हैं इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि कार्बोक्सिलिक श्रेणी का प्रथम का सदस्य है, मेंबर है, जिसका दैनिक उपयोग जीवाणुनाशी के रूप में होता है, रबर के व्यवसाय तथा फलों के रसों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। जब चींटी काटता है, वो ध्यान दीजिएगा, चींटियों में जो क्या पाई जाती है, चींटियों में फॉर्मिक एसिड, आने की फॉर्मिक अम्ल कहते हैं एसिड को, हिंदी में पाई जाती है। इतनी सी जानकारी आपको क्वेश्चन नंबर 17 से मिल जाती है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन 18 कहता है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का जो है वो कार्य सिद्धांत किस चीज पर करता है, इसको आपको क्या करना है, बताना है। ऑप्शन ए अपकेंद्रन, ऑप्शन बी अपोहन, ऑप्शन सी उत्क्रम परासरण, और ऑप्शन डी गुरुत्व। चलिए बताइए कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत थ्योरी किस पर करता है, अपकेंद्रन, अपोहन, उत्क्रम परासरण की गुरुत्व? आइए बताते हैं इसका। देखिए सही आंसर हो जाएगा, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत करता है आपका अपकेंद्रन पर, मींस ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
यह प्रतिक्रिया क्या करता है कि बल को परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत हो, उल्टा हो, अर्थात केंद्र से बाहर की ओर हो, अपकेंद्रीय बल आने की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। अब देखिए क्या करते हैं, कपड़ा साफ करने की मशीन, वॉशिंग मशीन में क्या होता है, कपड़ा साफ करते हैं, उसमें दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि क्या होती, सब चीज जो है अपकेंद्रीय अपकेंद्रण बल पर सिद्धांत पर ही कार्य करती है। जैसे वॉशिंग मशीन जो कपड़ा साफ करते हैं ना, वो अपकेंद्रीय बल पर होता है। अगर दूध से क्या करते हैं, मक्खन निकालते हैं, वो भी क्या होता है कि अपकेंद्रण के द्वारा ही किया जाता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। क्या कहा जाता है इसको, सेंट्रीफ्यूगल कहा जाता है अपकेंद्र यानी कि अपकेंद्रीय को। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो इतनी जानकारी आपको डीपली मिल जाए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक करके अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि और भी लोग साइंस के 30 एमसीक्यू प्रश्न उन लोग को इजी रूप में समझ में आके और याद भी हो जाए, परीक्षा का तैयारी बढ़िया तरीके से कर सकें। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं फ्रेंड्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए 19 की आपका है, 19 भी है। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा की बूंद देखते हैं आकर कैसा हो जाता है, गोलाकार हो जाता है, उसका किस कारण से होता है। चलिए ऑप्शन ए है द्रव का घनत्व, मतलब क्या डेंसिटी उसका। ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब, एंड ऑप्शन डी गुरुत्व। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि वर्षा की बूंद की गोलाकार। देखिए जब वर्षा होती है ना, तो उसका बूंद जो है ना गोलाकार हो जाता है, गोल गोल हो जाता है। उस आकृति का क्या कारण है, किस कारण से वर्षा की जब बूंद होती है, जब पानी पड़ता है, वर्षा होती है, रेनिंग होता है, तो वर्षा की बूंद क्या है, गोलाकार हो जाता है। उसकी क्या कारण है, उसके कारण क्या हो सकती है। देखिए उसकी कारण है पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद क्या है, गोलाकार हो जाती है, मीन्स गोल हो जाती है। अब देखिए कुछ जानते हैं इसके बारे में। देखिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। जो आकृति दूसरा होता है उससे क्या होता है, कम होता है। इस कारण से जो है पृष्ठ तनाव के कारण वो गोलाकार हो जाता है। और देखिए पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव्य का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास, सबसे कम प्रयास करता है उस चीज को घेरने का। अतः वर्षा की बूंदें क्या हो जाती है, गोलाकार हो जाती है। किस कारण से, तो पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव को बोलते हैं इंग्लिश में सरफेस टेंशन कहा जाता है। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 भी देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर आपके 20, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। देखिए भाप जो होता है, भाप कब होता है, देखिए जब खाना वाना बनाते हैं ढक देते हैं उसमें, अगर उसको हटा दिया जाए, देखिए भाप निकलता है। तो भाप से हम लोग का हाथ क्या हो जाता है, जल जाता है। रोटी से भी क्या होता है, कभी कभी भाप निकलता है। ध्यान दीजिएगा, अगर उससे भाप निकलेगा तुरंत आपका हाथ को क्या कर देगा, जला देगा। अपेक्षाकृत उबलते जल से। अब देखिए जो उबल जल रहा है ना, उससे ज्यादा आपको जो है जलिएगा किससे, जो भाप होता है उससे ज्यादा जलते हैं। क्यों जलते हैं, देखिए ऑप्शन ए भाप में गुप्त उष्मा होती है, ऑप्शन बी भाप शरीर के भीतर घुस जाता है, ऑप्शन सी भाप में अधिक मारक क्षमता है, और ऑप्शन डी भाप हल्का होता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। उबलते जो जल हो रहा है आपका, उबल रहा है, उससे ज्यादा जलने किससे जलता है, जो भाप होता है हम लोग का। क्या देखिए उसका क्या है, बहुत देखिए आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी को कह सकते हैं। देखिए उसका एक रीजन है ऑप्शन नंबर ए कि भाप में गुप्त उष्मा होती है। गुप्त उष्मा क्या होती है, पहले से होती है, उस कारण से जो है भाप से हाथ हम लोग का अधिक जल जाता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो था क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको अपने कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। भाप में क्या है, गुप्त उष्मा होती है, उस कारण से भाप से हाथ अधिक चलता है। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 21 भी क्या है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध जो सोना होता है ना, वो कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जब बात किया जाए, वो कितने कैरेट का होगा तभी कहा जाएगा वो शुद्ध सोना। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 20। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट हमको उत्तर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने कॉपी में चेक कर लीजिए, आप लोगों को टाइम मिलता है, इसका सही बताइए सही आंसर क्या होगा। देखिए शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? तो ऑप्शन नंबर बी शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। स्वर्ण शुद्धता डिग्री अथवा कैरेट में मापी जाती है। दो चीजें मापी जाती है, एक डिग्री में एक मापी जाती है आपका कैरेट में। विशुद्ध स्वर्ण 1000 डिग्री अथवा 24 कैरेट का होता है। क्योंकि यह बहुत ही मुलायम होता है। मुलायम कैसा होता है? बहुत ही मुलायम। इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए, आभूषण मतलब क्या हो गया सोच सकते हैं आप, आभूषण मतलब हो गया आपका हीरा जेवरात। जैसे क्या हो गया, नेकलेस हो गया, आपका अंगूठी हो गया, ठीक है, हार हो गया, पिछिया हो गया, ठीक है। तो तरह तरह का जो है आपका ये बनाने के लिए शुद्ध सोना का क्या हो जाता है, प्रयोग किया जाता है। और साधारणतः आभूषण बनाने के लिए 10 से 22 कैरेट तक का सोना अच्छा माना जाता है। अगर 10 से 22 कैरेट के बीच में भी तो अच्छा कैरेट है। शुद्ध सोना का अगर बात किया जाए, कुल मिला के वो 24 कैरेट का होता है। मीन्स आपका 21 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो 24 वो सही आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 की आते हैं, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? आप देखिए सबकी घरी में क्या रहता है, घरों में ट्यूबलाइट होता है, उसको बोलते हैं मरकरी भी। निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए आर्गन और नियॉन, ऑप्शन बी नियॉन और पारद वाष्प, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एवं नियॉन, एंड ऑप्शन डी केवल आर्गन। चलिए सभी लोग आप लोग आंसर कर लिए होंगे। हम बता दें, देखिए सही आंसर क्या होगा। ट्यूब लाइट में जो है वो गैस भर जाती है, वो दो गैस हैं। एक है आपका आर्गन, दूसरा है नियॉन। मीन्स उससे 22 का आपका ए यहाँ पे सही आंसर होगा कि ट्यूब लाइट में गैस भरी जाती है आपका आर्गन और नियॉन गैस भरी जाती है। अब देखिए ट्यूब लाइट जो है कांच की एक लंबी ट्यूब होती है, लंबा ट्यूब होता है, उससे बना होता है। ट्यूब के अंदर दो गैस भरी होती है। दोनों कौन कौन से गैस है? दोनों आपका अक्रिय गैस जो कहा जाता है, आपका इनर्ट गैस भी कहा जाता है, नोबल गैस के भी नाम से कहा जाता है। कौन कौन दो गैस है? एक नियोन और आर्गन। ठीक है, ये क्या है, आपके दो जो है इंपॉर्टेंट आपके गैस है, उसमें भरी जाती है निम्न दाब पर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कहता है, ये भी आपके लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 23, यदि बैरोमीटर का पाठांक तेजी से गिरता है तो मौसम संबंधी कौन सी घटना घटेगी? अचानक बैरोमीटर का पाठांक जो है ना गिर जाता है ना, तो मौसम का कौन सी घटना घटेगी? तूफान के बाद वर्षा होगी, ऑप्शन बी आसमान साफ एवं चक्रवात होगा, ऑप्शन सी आने वाली तूफानी मौसम का सूचक, एंड ऑप्शन डी परिवर्तनकारी घटना नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग का टाइम दी जाती है। अचानक बैरोमीटर का पाठांक अगर तेजी से गिर जाता है तो मौसम संबंधी कौन सी घटना घटेगी? ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा प्रयोगी परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपका रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बैंकिंग, जेपीएससी, जेएसएससी, हर जगह जहाँ पे साइंस से क्वेश्चन आते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में, वहाँ पे आपके अवश्य ही क्वेश्चन ये आएंगे। और आपका कहीं कहीं इंटरव्यू पूछ सकता है, बैरोमीटर का पाठंक अगर तेजी से गिरता है तो मौसम संबंधी कौन सी घटना घटेगी।
आइए बताते हैं, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। इसका सही आंसर होगा आने वाली तूफानी मौसम का सूचक देगा। आने वाली क्या होगा? तूफानी मौसम आने वाला है, उसका आपको सूचक को बताता है। यदि बैरोमीटर का जो पठान तेजी से गिरता है तो वहां आने वाले तूफानी मौसम का सूचक होता है, और अगर पहले तेजी से गिरता है फिर बढ़ता है तो तूफान के बाद वर्षा का सूचक एवं यदि बैरोमीटर का पठान लगातार बढ़ रहा है तो वह आसमान साफ एवं वायु पट्टी चक्रवाती होगी, इसका सूचक होती है। अगर देखिए तीन चीज यहाँ पे, अगर गिरता है तो तूफानी मौसम सूचक होगा, अगर क्या होता है पहले तेजी से गिरता है फिर बढ़ता है, तूफान के बाद क्या होगा? वर्षा आएगी। और क्या है कि अगर लगातार ये बढ़ रही है बैरोमीटर का पठांक, तो आसमान कैसा होगा? बिल्कुल साफ, एकदम वायु क्या होगा? प्रति चक्रवाती होगा, इसका सूचक बताता है। ये तीन टाइप का आपका क्या हो गया? रीजन हो जाएगा। जब भी गिरेगा तो आने वाली तूफानी का मौसम का सूचक बताएगा। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, देखिएगा। 24 क्या कहता है कि भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? भैंस की दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? आइए बढ़ते हैं। ऑप्शन ए 7.2%, ऑप्शन बी 4.5%, ऑप्शन सी 9.0% और ऑप्शन डी 10.0%। बताइए इसका की सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आइए बताते हैं। भैंस में दूध की औसत औसत मात्रा, वसा की वसा मतलब फैट जो है आपका 7.2% होता है, जबकि गाय के दूध में औसत वसा की मात्रा जो है 3.5 से 4% तक होती है। इस कारण से कहा जाता है कि भैंस का दूध अगर खाया जल्दी से मोटा हो जाएगा, और ये भी कहा जाता है भैंस दूध खाने से दिमाग मोटा हो जाता है। मोटा भी हो जाता है आदमी, मोटा बनना है ना तो क्या कहता है ना कि भैंस का दूध पीता है। लेकिन भैंस का दूध पीने सुनते होंगे आप, अर्थात कि उसका दिमाग मोटा हो जाए, इसलिए क्या किया जाता है? लोगों को गाय का दूध पिलाई जाती है। लेकिन वसा की मात्रा ज्यादा किसमें होती है? तो भैंस में होती है आपका 7.2%। अगर गाय में कहा जाए वसा की मात्रा तो 3.3 से लेकर 4% तक का होता है। इसके अलावा देखिए दूध में क्या क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाया जाता है, खनिज लवण पाई जाती है, लैक्टोज पाया जाता है, मुख्य अवयव पाए जाते हैं। तथा दूध का पीला रंग, दूध का देखिए होता है पीला रंग, दूध में मौजूद, अब कहा जाएगा दूध का पीला रंग कैसे होता है? दूध का पीला रंग आपका जो है कैरोटीन के कारण दूध का पीला रंग होता है। तो इतनी सी जानकारी आपको मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 24 के द्वारा। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होता है। रतौंधी को बोलते हैं इसमें नाइट ब्लाइंडनेस, किस कारण से होता है? किस विटामिन के कारण से? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी की विटामिन डी? किस विटामिन के कारण से रतौंधी जो है वो होता है? चलिए आपको समय दी जाती है 5 से लेकर 10 सेकंड का। आइए देखते हैं। रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी के कारण जो है होता है। तो आपका 25 का ऑप्शन नंबर ए वो सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। कुल मिला के 30 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। वीडियो हमारा देख रहे हैं आप, देखते देखते क्या है शेयर कीजिए, फिर आप देखिए बहुत सारे क्या है कि आपको इस इजी लर्निंग क्लासेस में आपको जो है बहुत सारा चीज सीखने को मौका मिल जाएगा। और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम है फ्रेंड्स, कोई भी वीडियो हमारा देख रहे हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज आपसे हम नहीं लेंगे। बस आप मेहनत करके सीखें, मेरा ही मेन उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर आते हैं, देखिए आपका है 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कहता है, क्या कहता है ध्यान से पे सुन लीजिए। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है, मतलब रक्त वर्ग मतलब होता है ब्लड ग्रुप ए, और माता का ओ है, तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त हो सकता है? वर्ग यानी कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है? चलिए आपको ये इसका आंसर सही देना है। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ए बी, ऑप्शन सी ओ एंड ऑप्शन डी है आपका
बी, ए बी अथवा ओ? बताइए। यदि एक पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ओ है तो उनके पुत्र का कौन सा ब्लड ग्रुप, कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ए बी, ऑप्शन सी ओ और ऑप्शन डी बी, ए बी अथवा ओ। कुल मिला के देखिए 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है, जानकारी दे देते हैं आपको। एक ए पाया जाता है, ए में आपका दो दो तरह, एक ए पॉजिटिव हो गया, ए नेगेटिव हो। एक बी होता है, बी पॉजिटिव हो जाएगा, बी नेगेटिव हो जाएगा। एक ए बी होता है, ए बी में पॉजिटिव हो जाएगा, ए बी नेगेटिव हो जाएगा। एक ब्लड ग्रुप का ओ होता है, ओ में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ध्यान लीजिए कुल मिला के हम लोग का भारत में 95% जो है वो पॉजिटिव ग्रुप के लोग ही पाए जाते हैं। 5% लोग ऐसे जिसके ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव होता है। तो आपका 4 प्रकार का होता है ब्लड ग्रुप, ए बी, ए बी और ओ होता है। तो जब पिता का वर्ग ए हो और माता का ओ हो, उनके पुत्र का जो है ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ हो जाएगा। मीन्स क्या है कि आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 का सी जो है यहाँ पे वो सही आंसर हो जाएगा। आइए कुछ समझते हैं इसके बारे में। पिता का रक्त वर्ग अगर ए है तो माता का ओ हो तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग ओ होगा। बर्नस्टीन 1924 ने पता लगाया कि एबीओ रुधिर वर्ग मनुष्य का आनुवांशिक लक्षण होता है। अतः यह संतानों में मेंडल के नियमों के अनुसार जनक में प्राप्त जीन्स के आधार पर ही क्या हो जाती है, इसके विकसित हो जाती है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर पिता का ए हो और माता का ओ हो तो उसके पुत्र का जो है ब्लड ग्रुप वो ओ होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन 27 कहता है फ्रेंड, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर जो है वो ऊर्जा का निर्माण वो किस तरीके से होता है आपको ये बताना है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण, ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन डी ऑक्सीकरण द्वारा, ऑप्शन डी अवकरण द्वारा। चलिए बताते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। देखिए सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहां पर होने वाला नाभिकीय संलयन है। सूर्य का अधिकांश भाग किसका बना होता है? तो हाइड्रोजन एवं हीलियम का बना होता है। अब बात किया जाए इसके भीतर के भाग का ताप करीब 10⁻7 डिग्री केल्विन होता है। इतने अधिक ताप पर हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होता रहता है तथा अपार ऊर्जा मुक्त होती है। इनके अतिरिक्त तारों में गुरुत्वीय संकुचन भी उनकी ऊर्जा का एक क्या होता है? तो स्रोत होता है। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। परीक्षा पूछे जाते हैं बार बार कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, आपको ध्यान दीजिएगा नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन में 28 कहता है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? कौन सी तरंगे जो है वो शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? आपको वो चीज के बारे में आंसर यहां बताना है। ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी उष्मा, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? बोलिए, प्रकाश लाइट, उष्मा हीट, ध्वनि साउंड, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। चलिए इसका सही आंसर बताते, देखिए ऑप्शन सी ध्वनि आने की, साउंड जो है शून्य में संचरण नहीं, जब जीरो रहेगा तो किसी टाइप का कोई भी हलचल पैदा नहीं होगा, मतलब साउंड यहाँ पे सिंपल सी बात है, शून्य में संचरण कौन नहीं कर सकेगी? तो ध्वनि आने की, साउंड नहीं कर पाएगा। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर आपका हो जाता है। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 की ओर।
और आपका लास्ट करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 30। देखिए ये भी आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। सर सबसे ज्यादा दूध जो है देने वाली बकरी का नस्ल बताना, सबसे ज्यादा दूध कौन सी बकरी देती है। ऑप्शन ए काली बंगाली बकरी, ऑप्शन बी बर्बरी, ऑप्शन सी जमुना पारी, ऑप्शन डी बीवल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सी बकरी सबसे ज्यादा दूध देने वाली है। चलिए बताइए फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए हम बताते हैं इसका आपका सही आंसर। देखिए हो जाएगा आपका जमुना पारी। कौन सी बकरी सबसे ज्यादा नस्ल देने वाली है, उसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपका जमुना पारी जो है सबसे अधिक दूध देने वाली एक क्या होती है, नस्ल होती है। मीन्स 29 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए कुछ जरा जान लेते हैं इसके बारे में, और भी कुछ जान लेंगे अच्छा रहेगा। आप देखिए बात की संख्या की दृष्टि से वर्तमान में भारत में विश्व की सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है। सबसे अधिक बकरी पाई जाती है। गरीबों की कामधेनु बकरी के दूध में आयरन एवं पोटेशियम की प्रचुर मात्रा रहती है, जिससे इसका दूध तपेदिक, टीबी, अल्सर, अतिसार के मरीजों के लिए बहुत क्या है, फायदेमंद होता है। भारत में बकरी की सबसे बड़ी संख्या ड्यूकाजी नस्ल जमुना पारी है। कौन सा है, जमुना पारी है, जो न केवल सर्वाधिक दूध देती है बल्कि मांस के लिए भी उत्तम नस्ल मानी जाती है। जिसको मांस खाना उसकी सबसे अधिक जो है अच्छी जो है किसका रहता है, तो जमुना पारी का भी, वो दूध भी देती है और मांस भी बहुत अच्छा है इसका है। तो 29 का आपका सबसे अधिक नस्ल का बकरी कहा जाए तो हो जाएगा जमुना पारी। आइए आते हैं आज का आपका अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की आते हैं, 30 की ओर है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। क्या क्वेश्चन बोला है, देखिए हरित क्रांति क्वेश्चन कहता है कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। चलिए बताना है, बहुत आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरित क्रांति जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी थॉमसन, ऑप्शन डी रदरफोर्ड। हरित क्रांति क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए, वीडियो आपका लास्ट हो रहा है। और बहुत सारा का पेज शेयर कर दें व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ताकि और भी लोग इसके बारे में सीख सके, जितने भी फ्रेंड सर्कल में हैं। अब उसको शेयर अवश्य करें और बताएं कमेंट करके वीडियो कितना अच्छा लगा आपको। 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन में कितना आप सही कर पाए। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। क्या हो जाएगा इसका, एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब भी पूछेगा हरित क्रांति मतलब होता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो आपको आंसर करना होगा एम.एस. स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति के जनक आने की पिता कहा जाता है। तो आज हम यहीं पे 30 क्वेश्चन जो है साइंस के एमसीक्यू लास्ट कर रहे हैं। आपका सीरीज नंबर आपका फर्स्ट है, और भी हम किस तरह क्वेश्चन लेके आएंगे। आप बहुत तरह तरह के लोगों को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमको मोटिवेट कीजिए, ताकि और भी नेक्स्ट वीडियो हम और भी आपके लिए शानदार तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन साइंस का ला सकेंगे। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिए, और आपको क्या है कि वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए तहे दिल से या क्या है आपको थैंक यू। और भी इस टाइप का वीडियो क्या होगा मिलता रहेगा। इट्स ओके। और भी चीज देखने के लिए हमें चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। लास्ट तक वॉच करने के लिए आपको थैंक यू।